मित्रों, दोस्तों, सादर नमस्कार। हम आज हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि नागार्जुन की कुछ कविताओं की कुछ पंक्तियों को समझने और उन पर बात करेंगे और कैसे कविता को समझा जाना चाहिए, कविता को कैसे पढ़ा जाना चाहिए, उसके कुछ कुछ टिप्स मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि हम परीक्षा के लिए तो कविता पढ़ते ही हैं, लेकिन हमारे पास कविता को लेकर क्या समझ है, हाउ टू वी अंडरस्टैंड बेटर वे पोइट्री, हाउ टू वी रीड एंड हाउ टू वी एक्सप्लेन द पोइट्री, दिस इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट। तो हम कविता कैसे समझें और किस प्रकार से कविता को समझा जाना चाहिए, उसके लिए उसके कविता के बैकग्राउंड और कवि के बैकग्राउंड को जानना भी महत्वपूर्ण है या नहीं है, इस प्रकार के कुछ कुछ बिंदु पर बात करते हुए मैं नागार्जुन की दो कविताओं की कुछ कुछ पंक्तियाँ पढ़ूंगा। एक उन्होंने मास्टर जिसको हमारे समाज में लोग बड़ा उपेक्षित समझते हैं और कहते हैं कि तो मास्टर है, क्या पढ़ाता है, फोकट की तनख्वाह उठाता है, कुछ काम तो नहीं करता है। ये एक नॉर्मल फिनोमिना है हमारे भारतीय समाज में कि टीचर समाज के लिए कुछ नहीं करता है और फ्री का सब कुछ करता है, लेकिन टीचर की कितनी बड़ी भूमिका होती है, वो किस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी तैयार करता है और कई बार उसका जीवन कितना अभावों और कितनी पीड़ाओं में गुजर जाता है, उसके पास कुछ होता है और कुछ नहीं होता है, फिर भी वो अपने कर्म को करता है। तो एक जिस शिक्षा जो कि हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसको लेकर के हमारी धारणाएं किस प्रकार से भिन्न है और कितनी डाउन है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। क्योंकि एजुकेशन की स्थिति अच्छी होगी तभी समाज आगे बढ़ेगा। अगर हम पश्चिम के समाजों को देखेंगे तो वहाँ पर शिक्षा पर सबसे अधिक इन्वेस्टमेंट किया जाता है और सबसे अधिक उसको तवज्जो दिया जाता है और उसको उतना ही रिस्पेक्ट दिया जाता है समाज में। हमारे यहाँ पर उसको उतना ही अरिस्पेक्ट दिया जाता है, इसलिए हम न तो पढ़े लिखे लोगों की कदर करते हैं और न पढ़े लिखे लोग फिर समाज को उस प्रकार से वापस उसका आउटपुट दे पाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम कितना भी कुछ भी करेंगे समाज तो ये समझेगा कि हमने कुछ नहीं किया। तो नागार्जुन ने लिखा है कि गुण काये शहतीरों पर बाहर खड़ी विधाता बाँचे, फटी भीत है छत है चूती आले पर बिस्तुरिया नाचे, बरसा कर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे, इसी तरह से दुखरन मास्टर गढ़ता है आदम के सांचे। अब देखिए कि जब हिंदुस्तान में शिक्षा शुरू हो रही थी, नागार्जुन उस ज़माने के कवि है और वो किस प्रकार से एक मास्टर की पीड़ा को अभिव्यक्त कर रहा है कि उसके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास एक बहुत ही पुराना सा बिल्डिंग है जिसमें वो बच्चों को तैयार करने की कोशिश कर रहा है। और कैसे तैयार कर रहा है कि गुण काये शहतीरों पर बाहर खड़ी विधाता बाँचे, कह रहा है कि जिस प्रकार से गुण से होता है, लकड़ी को जो खाने वाला कीड़ा होता है लकड़ी को खा जाता है, तो लकड़ी को जिस प्रकार से गुण खाता है और शहतीर जो एक चीज़ होती है ना, तो उस पर बाहर कैसे कह रहा है कि जिस प्रकार से वहाँ बाहर खड़ी हुई कोई विधाता होती है, जो विधाता किसी के भाग्य को बाँच रही है, जो विधाता इसको विधान हम बोलते हैं बार बार कि हमारे किस्मत में कुछ भी नहीं है, तो उस विधाता के माध्यम से कह रहा है कि एक अध्यापक किसी विधाता की तरह होता है, कुछ बच्चे के भाग्य को लिखता है। वो अच्छा लिखता है कि बुरा लिखता है तो वही जानता है, लेकिन वो लिखता है फटी भीत है, क्या है, उस स्कूल की जो दीवार है फट चुकी है और छत चूर यानी छत के ऊपर से पानी गिर रहा है और आले पर बिस्तुरियाँ नाचे, और सब तरफ गिला ही गिला हुआ और उस पर छछूंदर नाच रहे हैं ना, चिपकलियाँ फैल रही, सब तरफ दौड़ रही है। और वो मास्टर क्या कर रहा है, उस बच्चे को लगातार डंडे से पीट रहा है। बरसा कर बेबस बच्चे पर मिनट मिनट में 5 तमाचे, और वह टीचर हर 5 मिनट में उस बच्चे को तमाचे पे तमाचे मार रहा है, तमाचे पे तमाचे मार रहा है। और इस तरह से दुख को हरने वाला जो मास्टर है गढ़ता है आदम के सांचे, यानी कि इसी प्रकार से नई पीढ़ी को तैयार कर रहा है। जिस प्रकार से एक आर्टिस्ट पत्थर पर छेनी मार मार करके उसको एक मूर्ति में कन्वर्ट कर देता है, उसको एक प्रतिमूर्ति बना देता है, वैसे ही ये टीचर इस बच्चे को तैयार कर रहा है। अब ये बच्चा कैसा होगा और कैसा नहीं होगा, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। तो नागार्जुन इसमें शिक्षा व्यवस्था के बारे में भी बता रहे हैं और एक टीचर के बारे में भी बता रहे हैं, और एक वो किस प्रकार से नई जनरेशन को तैयार कर रहा है उसको भी बता रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन इस कविता में है। उसके बाद उनकी कविता है अकाल, और उसके बाद इस कविता में क्या है, देखिए कि नागार्जुन ने क्या किया है कि अकाल शब्द का कहीं पर भी प्रयोग नहीं किया है, सबसे अच्छी बात है इस कविता की। और अकाल शब्द का न प्रयोग करके वो अकाल पर कविता लिख रहे हैं, तो ये ऐसा सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि इसमें इंसान कहीं नहीं है,
क्योंकि अकाल इतना भयंकर पड़ा था कि इंसान का वहाँ कहीं पता ही नहीं, बाकी दूसरे जीव जंतु बच गए, कौवा बच गया है, चूहा बच गया है, बाकी तमाम जानवर बचे हुए हैं, कुतिया बच गई है ना। कुतिया भी कौन सी बची है? कानी कुतिया बची, जो अंधी है। जो अच्छे थे वो तो चले गए सब साथ में। तो किस प्रकार से नागार्जुन ने उस अकाल में क्या भयावह स्थिति थी, क्या दशा थी, उसको अपने शब्दों में रेखांकित किया है। नागार्जुन कहते हैं कि कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन के ऊपर से कई दिनों के बाद, और चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, और कौवे ने खुजलाई पाखें कई दिनों के बाद। ये पूरी 8 पंक्तियों की कविता है और नागार्जुन ने इस कविता में अकाल का वर्णन किया है, लेकिन इसमें अकाल शब्द का कोई जिक्र नहीं है, कहीं मनुष्य नहीं है, लेकिन भयंकर अकाल पड़ा हुआ है। क्योंकि अकाल पड़ने के कारण वहाँ की बस्ती के सारे लोग कहीं दूर चले गए थे पहले से, और बचा कौन था पीछे? सिर्फ वो लोग बच गए थे, वो जीव जंतु जानवर बच गए थे जो कहीं पर भी जा नहीं सकते थे, या जिनको वो मकान मालिक या घर के लोग अपने साथ कहीं ले जा नहीं सकते थे। तो कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास। क्या बोल रहा है कि कई दिनों तक चूल्हा रोता रहा, चक्की उदास रही, क्योंकि उसका मालिक सब छोड़ के चला गया उसको। और कई दिनों तक कानी कुतिया, और जो एक अंधी कुतिया थी वो उसके पास में सोती रही वो। और कई दिनों तक लगी भीत पर चिपकलियों की गश्त, और जो चिपकलियाँ बची हुई थी वो गश्त लगाती थी कि कुछ खाने को मिल जाए हमें, लेकिन उनके लिए भी कुछ भी नहीं था। और कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त, वो भी हमेशा ढूंढते रहे लेकिन उन्हें भी कुछ भी नहीं मिला। तो ये कवि पूरा एक चित्र खींच रहा है, आप उसकी कल्पना कीजिए उस ज़माने की। अब हमारी पीढ़ी का ज़माना बहुत बदल चुका है, लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे जाएंगे तो हम शायद वो चीज़ें समझ पाएंगे कि किस प्रकार से नागार्जुन ने इसको रेखांकित किया है कि अकाल में क्या भयावह स्थिति हो गई कि कुछ भी बचा हुआ नहीं है। फिर वो क्या कह रहा है कि बहुत दिनों के बाद क्या होता है, कई दिनों के बाद फिर सब कुछ होता है, और दाने आते फिर कई दिनों के बाद घर के अंदर। फिर कौवा लास्ट में आँखें खुजलाता, कौवा भी कौवे के लगा कि अब धुआं निकल रहा है घर के अंदर से, तो शायद मुझे भी कुछ मिलेगा। और चमक उठी घर भर की आंखें। अब घर में कौन कौन था? कुतिया थी, फिर चूहा था, फिर चिपकली थी, ये जो जितने भी जानवर बचे थे, चूल्हा था, चक्की थी, उड़ा कि उनकी आंखों में चमक आ गई। चमक आ गई मतलब जीवन की चमक आई हो, खाने की रोटी मिलने वाली, अन्न मिलने वाला है। अन्न का इतना इंपॉर्टेंस होता है। तो नागार्जुन एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मज़ेदार कवि भी है, और उनकी कविताएं ग्रामीण जीवन और जीवन के उन तमाम प्रतिबिंबों को खींचती जो जीवन संघर्ष और जीवन का उल्लास उनकी कविताओं में विद्यमान रहता है। तो ये दोनों ही कविताएं छोटी छोटी मैंने डिफाइन की है कविता समझने के लिए। कवि, उसकी पृष्ठभूमि, कविता का आधार, और हमारा साहित्य का ज्ञान, आलोचना का ज्ञान, समीक्षा का ज्ञान, देश काल की चीज़ों का ज्ञान, वो सारी चीज़ें उसमें इत्तेफाक रखती है। तो कवि और कविता को समझना सिर्फ हमने पढ़ लिया और रट लिया और भूल गए और एग्ज़ाम पास कर लिया, वहीं तक नहीं है। इसका प्रभाव दूरगामी, दूर तक जाता है। तो धीरे धीरे, आहिस्ते आहिस्ते, प्रैक्टिस से, अभ्यास से और ज्ञान को धीरे धीरे आत्मसात करते हुए हम उसको सीख सकते हैं, जान सकते हैं। मुश्किल कुछ नहीं है। तो खुश रहिए, हंसते रहिए, कविताएं सुनते रहिए, गाने सुनते रहिए, नृत्य कीजिए, कुछ आर्ट सीखिए, योगा कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और अपने आप को कहीं ना कहीं यूटिलाइज कीजिए। अपने आप को खाली बिल्कुल नहीं छोड़ना है अपने आप को। जितना अधिक व्यस्त रहेंगे हम, उतना अधिक मस्त रहेंगे हम। दुनिया क्या कह रही है, लोग क्या कहते हैं, उसको भूल जाइए। अपने काम पर ध्यान दीजिए। अच्छा रोजगार, अच्छा तनख्वाह, अच्छा घर, अच्छा परिवार, खुशी, सक्सेस, अच्छे काम करना, इन चीज़ों को जितना अधिक हम यूटिलाइज करेंगे अपने आप को, उतना अधिक हमेशा अच्छा होता चला जाएगा। नकारात्मकता को जीवन से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल करके खुशी बांटिए और खुश रहिए। यही जीवन का मूल मंत्र है। कविता पढ़िए, कहानी पढ़िए, उपन्यास पढ़िए, पुस्तकें पढ़िए, जिस प्रकार की भी रुचि हो, और अपने आप को व्यस्त रखिए। यूट्यूब का इस्तेमाल कीजिए, इंटरनेट का यूज़ कीजिए, लेकिन उसके मरीज मत बनिए बस। और बाकी ये संसार अनंत है, जीवन अनंत है, बहुत सारी संभावनाएं पड़ी है। निराश होने का और नेगेटिविटी पर सोचने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसको हमेशा हमेशा के लिए अपने जीवन से एक्साइल कर दीजिए।
फिर देखिए कैसे जीवन में चमक आती है और कैसे आंखों में चमक आती है और चमक कैसे हमारे पूरे जीवन को बदल देती है। सो शब्बा खैर, अल शुक्रन बंधु, स्माइल एंड स्माइल।